बीएड के विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप में से कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एक बार लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के अंदर जो वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है वो करा दे, तो मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बीएड फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग आपका जो पेपर है उसके अंदर। डिस्कस वेरियस वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब दीज वेरिएबल्स इन डिटेल्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में या 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हमें जान लेना भी चाहिए कि जो टीचिंग होती है उसके जो वेरिएबल हैं, उसके जो चर हैं, वो चर कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो के अंदर वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं ये, और उसी में से मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि टीचिंग के जो चर हैं, जो शिक्षण के चर हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ टीचिंग ये लिखना है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रक्रिया है। इसका विशेष कार्य ज्ञान वितरण एवं सूझ का विकास करना है। वास्तव में शिक्षण में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया संपन्न होती है। शिक्षण में शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली एक अंतःक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा बालक के सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। मीनिंग ऑफ वेरिएबल, चर का अर्थ क्या होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अथवा शैक्षिक अनुसंधान में चर का अर्थ है कोई भी कारक जो किसी शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्था को प्रभावित करे। अर्थात चर का अर्थ है परिवर्तन योग्य या कोई भी व्यवहार, अनुक्रिया, कारक या प्रक्रिया जो परिवर्तनशील है, वह चर कहलाती है। Any factor in educational research which influences the observation or management of an educational phenomena. वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के संकल्प को तथा शिक्षण प्रक्रिया को इसमें शामिल चरों के द्वारा ही समझा जा सकता है। शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तनशील भूमिका निभाने वाले सभी कारक अथवा अवस्थाएं जिन पर शिक्षण प्रक्रिया पूर्णतः निर्भर करती है, चर कहलाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चर कार्य करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में स्वतंत्र चर बोलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण अधिगम स्थिति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसमें अध्यापक एक नियोजनकर्ता, निर्देशक एवं नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। वह विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने का कार्य करता है। अध्यापक स्वतंत्र रूप में यह सभी क्रियाएं करता है, इसीलिए अध्यापक को स्वतंत्र चर कहा गया है। यानी जो टीचिंग वेरिएबल्स है, टीचिंग वेरिएबल्स के अंदर जो पहला चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं अध्यापक को। अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। यह अध्यापक ही है जिसे संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करके चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाता है। शिक्षण में शिक्षक ही योजनात्मक, संगठनात्मक, नेतृत्व और नियंत्रणात्मक कार्य करता है। यानी अध्यापक होता है विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने के लिए भरसक प्रयास करता है, पूरी मेहनत करता है, ताकि विद्यार्थी के अंदर वो सब गुण आ सकें जो वो लक्ष्य लेकर चलता है। सेकंड आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ डिपेंडेंट से आप खुद समझ रहे हैं, डिपेंडेंट का मतलब है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड, आश्रित चर।
शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी को हम आश्रित चर कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वह अध्यापक की योजना एवं संगठन के अनुसार कार्य करते हैं। शिक्षण के दौरान जिन कारकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है वह विद्यार्थी और उसके व्यवहार है। विद्यार्थी को उन क्रियाओं को करना पड़ता है, वैसा ही व्यवहार दिखाना पड़ता है जो समय अनुसार अध्यापक एवं शिक्षण प्रक्रिया उनके लिए निश्चित करती है। विद्यार्थी को परतंत्र चर की भूमिका निभानी पड़ती है, यानी जो यहाँ पे आश्रित चर है इसको हम परतंत्र चर भी बोलते हैं, क्योंकि उसे अध्यापक द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है, उसके अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, मध्यवर्ती चर। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में एक मध्यवर्ती चर होता है, दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के अतिरिक्त वह सभी कारक और अवस्थाएं जो शिक्षण प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मध्यवर्ती चर कहलाते हैं। जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन तकनीकें तथा शैक्षणिक वातावरण। ये सभी चर अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य उपयोगी अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यवर्ती चर का सर्वप्रथम हल ने अपने अधिगम सिद्धांत में उपयोग किया था। विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन तभी लाए जा सकते हैं जब इन मध्यवर्ती चरों को उचित ढंग से तथा सही दिशा में नियंत्रित कर लिया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 चरों का होना परम आवश्यक है, अन्यथा प्रभावशाली अधिगम की हम आशा नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स। शिक्षण के जो चर हैं उसके कार्य क्या हैं, कार्यों का वर्णन करें। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी ही केवल सक्रिय रूप से कार्य नहीं करते, बल्कि मध्यवर्ती चर भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक अध्यापकों व विद्यार्थियों का संबंध है, उनके कार्यों को निम्न किस्मों में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार से बांटा जा सकता है: निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक फंक्शंस, उपचारात्मक कार्य, प्रिस्क्रिप्शन फंक्शंस और मूल्यांकन कार्य, इवैल्यूएशन फंक्शंस। निदानात्मक कार्य क्या होते हैं? निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक जो फंक्शंस होते हैं, अध्यापक का शिक्षण प्रक्रिया में कार्य एक डॉक्टर की भांति होता है। उसे एक डॉक्टर की तरह कुछ निदानात्मक कार्य करने पड़ते हैं ताकि वह विद्यार्थियों की सर्वोत्तम ढंग से सहायता कर सके। यह निदानात्मक कार्य हैं। कौन कौन से कार्य रखे गए हैं? प्रवेशात्मक व्यवहार, एंटरिंग बिहेवियर। अध्यापक को उन विद्यार्थियों के प्रवेशात्मक व्यवहार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिनका व्यवहार शिक्षण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाना है। यानी सबसे पहले विद्यार्थी के अंदर अगर परिवर्तन लाना है तो विद्यार्थी का जो व्यवहार है उसकी जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थी की बौद्धिक और संवेगात्मक योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में जानना आवश्यक होता है। सेकंड आ जाता है निश्चित परिवर्तन मात्रा, क्वांटिटी ऑफ एग्जैक्ट चेंज। अध्यापक का दूसरा कार्य विद्यार्थी के व्यवहार में आने वाले जो परिवर्तन है उसकी निश्चित मात्रा के संबंध में जानना होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। कोई भी बच्चा एक बच्चे से दूसरे की तरह नहीं हो सकता, सभी में कुछ न कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वो जानकारी अध्यापक को होनी जरूरी है। तीसरा हो जाता है शिक्षण सामग्री, टीचिंग मटेरियल। शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जानी है उसकी जानकारी रखना भी अध्यापक का ही कार्य होता है। नेक्स्ट आ जाता है अपनी योग्यताएं।
his own abilities। अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए अध्यापक को अपनी योग्यताओं व शक्तियों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है उपचारात्मक कार्य। इस कार्य में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया में उत्पन्न जो बाधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका उपचार बताता है। वह पहले निदानात्मक कार्यों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता, उनकी पसंद, उनकी नापसंद का पता लगाता है। फिर उस जानकारी के आधार पर उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं, उनका उपचार हेतु आवश्यक कदम भी उठाता है, ताकि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। जैसा कि डॉक्टर मरीज का उपचार करने से पहले उसकी जांच करता है, वैसे ही अध्यापक को अपने निदानात्मक कार्य को आरंभ करने से पहले उपचारात्मक कार्यों को आरंभ करना चाहिए। अध्यापक के कुछ उपचारात्मक कार्य इस प्रकार होते हैं। उपयुक्त विषय वस्तु या शिक्षण सामग्री का चयन और इसे इकाइयों में बांटना। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त जो शिक्षण सामग्री होती है उसको प्रोवाइड कराना। जैसे आपकी बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, फिर उनको यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देना, इकाइयों में बांट देना। उपयुक्त शिक्षण तकनीकों, शिक्षण नीतियों और शिक्षण कौशल का चयन करना। अब जो विषय वस्तु को आपने मान लो टॉपिक्स में बांट दिया, इकाइयों में बांट दिया, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उनको पढ़ाने की जो टेक्निक हैं, जो विधियां हैं, जो मेथड हैं, जो कौशल अपनाने हैं, विद्यार्थियों की योग्यता, व्यक्तिगत विभिन्नता और उपलब्ध जो साधन होते हैं, उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं। उसके बाद विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए अनिवार्य सहयोग प्राप्त करना। और तीसरा आ जाता है मूल्यांकन कार्य, इवैल्यूएशन फंक्शन। मूल्यांकन कार्यों में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा औपचारिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समस्त परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है तथा मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण प्रणाली, साक्षात्कार विधि, रेटिंग स्केल, प्रश्न पत्र, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये वो विधियां हैं जो मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग मान लो पढ़ रहे हैं, अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के बाद में जब आपका एनुअली या बीच में क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली जब टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट किस लिए होते हैं? आप को इवैल्यूएट करने के लिए। और उनको इवैल्यूएट करने के लिए, आपको इवैल्यूएट करने के लिए आपने कितना पढ़ा ये जानने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और वो तकनीकें ये सभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। अध्यापकों की सक्रिय भूमिका, मूल्यांकन को संपूर्ण ढंग से संपूर्ण किया जाए तो अध्यापक व विद्यार्थी दोनों ही उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर जो मूल्यांकन की प्रक्रिया संपूर्ण ढंग से लागू की जाए तो अध्यापक को भी लाभ होगा। अध्यापक को ये पता चल जाता है कि उसने कितना पढ़ाया और कहाँ तक सफलता प्राप्त की, और विद्यार्थियों को ये पता चल जाता है कि उसके जो पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसने कितना गेन किया और उसकी जो कमजोरियां हैं तो उसका पता चल जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।